अटलांटिक ओशियन के बीच कैरेबियन सी के ब्लू पानियों में यूएस वर्जिन आइलैंड्स पे एक छोटा सा आइलैंड है, लिटिल सैंड जेम्स। ऊपर से देखो तो यह आइलैंड किसी लग्जरी पैराडाइज जैसा लगता है। ग्रीन हिल्स, प्राइवेट बीचेस और पूरी तरह से दुनिया से अलग। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी हुई होती है एक ऐसी कहानी जो बाद में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। आइलैंड पर लग्जरी विलास, गेस्ट हाउसेस, हेलीपैड्स और प्राइवेट डॉग्स थे। बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। कैमरास, सिक्योरिटी और स्टाफ सब कुछ टाइटली कंट्रोल्ड रहता था। ये आइलैंड का ओनर था जेफरी इप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो कभी हाई सोसाइटी पार्टीज, बिलियनियर्स और पावरफुल लीडर्स के साथ जोड़ा जाता था। इप्स्टीन ने इस आइलैंड को प्राइवेट रखा, जहां पहुंचना आसान नहीं था, ना पब्लिक और ना ही कॉमन टूरिस्ट के लिए, और सिर्फ स्पेशल इनविटेशंस के जरिए ही यहाँ आना हो सकता था। इप्स्टीन के लिए यह जगह सिर्फ एक वेकेशन स्पॉट नहीं थी, यह एक क्लोज्ड वर्ल्ड थी जहाँ रूल्स उसके थे और सवाल पूछने वाले बाहर। सालों तक यह आइलैंड रूमर से घिरा रहा। लोग पूछते रहे, यहाँ कौन आता है और क्यों इतने पावरफुल लोग जैसे कि पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, रॉयल फैमिली के मेंबर्स के नाम इस जगह से जोड़े जा रहे थे। पब्लिकली सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर छुपाया गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब धीरे धीरे पता चला कि इस आइलैंड के गेट्स के पीछे सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि गंदे काम होते थे। ये कहानी सिर्फ एक आइलैंड की नहीं, ये कहानी है उन राज की जो कभी समुद्र के बीच में छुपाए गए थे। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. जेफरी एडवर्ड इप्स्टीन का सफ़र शुरू होता है 1953 में, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास ज्यूइश परिवार से। एक ऐसा बच्चा जो अपनी क्लास का ब्राइटेस्ट था, लेकिन जिसका असली सिलेबस लाइफ में कुछ और ही था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कूपर यूनियन कॉलेज में एडमिशन लिया फिजिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन ड्रॉप ले लिया। फिर भी बिना किसी ऑफिशियल डिग्री के 1970s में उसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीचर की जॉब पा ली। यह वो टर्निंग पॉइंट था जहां उसने अपनी सबसे पहली डिग्री हासिल की, कनेक्शंस की डिग्री। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट था लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया सिगरेट्स का बिलियनियर फाउंडर। वैक्सनर ने इप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, पावर ऑफ अटॉर्नी और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। इप्स्टीन वैक्सनर के फॉर्च्यून प्रॉपर्टीज जैसे कि मैनहट्टन का मेगा मैंसन को मैनेज करने लगा। 1990s में उसकी मुलाकात गिस्लाइन मैक्सवेल से हुई, जो एक सोशलिस्ट थी। उसकी राइट हैंड बन गई। उसके थ्रू नेटवर्क और फैला। प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब उसके सोशल सर्कल का हिस्सा बने। 1980s में वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में उभरा, लेकिन उसके क्लाइंट्स का एग्जैक्ट सोर्स और उसकी वेल्थ का ओरिजिन हमेशा मिस्ट्री बना रहा। फिर भी वो मैनहट्टन में लग्जरियस मैंसन्स, प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट आइलैंड्स का मालिक बन चुका था। उसकी लाइफस्टाइल देखकर एक ही सवाल उठता है, इतना पैसा आया कहाँ से? 1998 में इप्स्टीन ने एक आइलैंड खरीदा। दुनिया के लिए ये एक लग्जरियस रिट्रीट था। हेलीकॉप्टर पैड, ब्लू लेगून्स, लेविस विला, लेकिन अंदर ये बन गया था एक हाईली सिक्योर्ड, आइसोलेटेड ऑपरेशन सेंटर। इसी ऑरजी आइलैंड पर उसके नेटवर्क के पावरफुल लोग आते थे और वो अपने क्राइम का नेटवर्क चलाता था, यंग गर्ल्स को ट्रैफिक करके उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये आइलैंड उसका पावर का अल्टीमेट शोपीस था, जहां उसके अमीर दोस्तों के लिए कोई रूल नहीं था। ट्रंप ने 2002 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, उसके पार्टीज का मज़ा ही कुछ और है। फिर वो आगे बोलता है कि उसकी टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसी है, बस लड़कियों के मामले में थोड़ी यंग है। जेफरी इप्स्टीन का नाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली बार लेट 1980s के आसपास जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि बिल क्लिंटन के साथ उसकी 1990s में सामने आती है। CNN के हाथ लगे फोटोग्राफ से पता चलता है कि 1993 में इप्स्टीन ट्रंप की मार्ला मिलेप्स के साथ हुई वेडिंग में मौजूद था, और इसी साल न्यूयॉर्क में हार्ले डेविडसन कैफे के ओपनिंग इवेंट पर भी इप्स्टीन और ट्रंप को एक साथ देखा गया। सितंबर 1993 में एक खास फोटो में इप्स्टीन और गिस्लाइन मैक्सवेल को व्हाइट हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के डोनर्स के लिए एक इवेंट के बाद
प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से बात करते हुए देखा गया। ये तस्वीरें सिर्फ पल भर के मोमेंट्स नहीं थीं, ये उन कनेक्शंस की झलक थी जो आने वाले सालों में दुनिया के सामने एक बहुत बड़े और एक अंधेरे स्कैंडल की बुनियाद बनने वाला था। चलिए अब बात करते हैं कि इस जेफरी एप्स्टीन का पर्दाफाश कैसे हुआ। पाम बीच आइलैंड पर एक दिन पुलिस के पास एक शॉकिंग कंप्लेंट आती है। रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की लड़की की स्टेप मदर बताती हैं कि उसकी स्टेप डैडर के साथ एक बहुत अमीर आदमी ने गलत हरकत की है। स्टेप मदर डिटेक्टिव को बताती है कि सुनने में आया है कि उस आदमी के पास बहुत पैसा है और वो अक्सर यंग लड़कियों को अपने घर बुलाता है। लड़की आंसू में पुलिस को बताती है कि उसे ऊपर ले जाकर एप्स्टीन को मसाज देने के लिए मजबूर किया गया। We were underage. We were little girls. That's when he said, okay, you can go ahead and take off your shirt and pants, but you can stay in your underwear. इसके बाद पुलिस और लड़कियों से पूछताछ शुरू करती है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और नाम सामने आते हैं। All the ages of, 14, 15, 16. He wanted new, fresh, young faces every single day. कुछ लड़कियों ने ये कहना शुरू किया कि जेफरी एप्स्टीन ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया और कुछ ने संबंध बनाने के एलिगेशंस भी लगाए। 2007 में लगभग एक साल तक एप्स्टीन के लॉयर्स मियामी के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा के साथ नेगोशिएशंस करते रहते हैं। एक ऐसा डील तैयार होता है जो एप्स्टीन को फेडरल प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए होता है। एप्स्टीन के लॉयर्स उस पर लगे सारे एलिगेशंस को अनरिलायबल कहकर डिसमिस कर देते हैं। 2008 में एप्स्टीन स्टेट चार्जेस पर गिल्टी प्लीड करता है और उसे 18 महीने की सज़ा मिलती है, लेकिन पर्दे के पीछे एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है। यूएस अटॉर्नी का ऑफिस डिसाइड करता है कि एप्स्टीन पर कोई फेडरल केस नहीं चलेगा। एप्स्टीन अपनी सज़ा के ज़्यादा हिस्सा रिलीज प्रोग्राम में काटता है, जिसमें वो दिन में जेल से बाहर रह सकता है। 2009 में एप्स्टीन जेल से बाहर आ जाता है और अगले 10 सालों तक उसकी विक्टिम्स लीगल बैटल लड़ती रहती हैं ताकि उन नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट को कैंसिल करवाया जा सके। न्यूयॉर्क पोस्ट बाद में रिपोर्ट करता है कि एप्स्टीन सिर्फ 13 महीने जेल में रहने के बाद और अपनी रिलीज सेलिब्रेट करता है अपने क्लोज फ्रेंड ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के साथ। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दौर जहां कुछ सालों तक एप्स्टीन नॉर्मल और लेविश लाइफ एंजॉय करता है। हाई प्रोफाइल पार्टीज, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मैंसन्स, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2015 में वर्जीनिया रॉबर्ट्स, जो अब 35 साल की हैं, आगे आकर क्लेम करती हैं कि जब वो अंडर एज थीं, एप्स्टीन ने उसे प्रिंस एंड्रू और सेलिब्रिटी लॉयर एलन के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेशर किया। वो कहती हैं कि उसे 15 साल की एज से ग्रूम किया गया और एप्स्टीन ने उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया। I was young, I was scared, I knew these people were powerful. I didn't know what would happen if I said no. I didn't know what would happen if I reported them. That 16-year-old girl just let it happen. इस पीरियड में कई सिविल लॉसूट्स फाइल होते हैं जिसमें एलिगेशंस होता है कि एप्स्टीन और उसकी क्लोज एसोसिएट ग्लिसरीन मैक्सवेल इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। 2016 में मैनहट्टन में एक वुमेन लॉसूट फाइल करती है जिसमें क्लेम होता है कि 1994 में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क रेसिडेंस पर हुई एक पार्टी के दौरान तब के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शोषण किया। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल की थी। ट्रंप और एप्स्टीन दोनों इन एलिगेशंस को डिनाई कर देते हैं। 2018 में मियामी हेराल्ड एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन पब्लिश करता है जिसमें एप्स्टीन के सालों पुराने सेक्सुअल एब्यूज़ एलिगेशंस को एक्सपोज किया जाता है। इस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है एप्स्टीन्स सेक्सुअल पिरामिड स्कीम। इसी टाइम पर मी टू मूवमेंट दुनिया भर में इम्पैक्ट डाला होता रहता है और पावरफुल लोगों के सेक्सुअल मिसकंडक्ट पर अब स्ट्रिक्ट नज़र रखी जा रही होती है। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को न्यू जर्सी के टेटरबरो एयरपोर्ट पर फेडरल एजेंट्स अरेस्ट कर लेते हैं जब उसका प्राइवेट जेट पेरिस से लैंड करता है। बाद में लगभग 20 फेडरल ऑफिसर्स उसके न्यूयॉर्क मैंशन में घुसकर सर्च वारंट एक्सिक्यूट करते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट लिखता है कि बिलियनियर पेडोफाइल जेफरी एप्स्टीन हैज़ बीन अरेस्टेड इन ए मैसिव अंडरएज सेक्स ट्रैफिकिंग केस
वही इप्स्टीन जो 12 साल पहले सिमिलर चार्जेस से बच निकला था, अब मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में डजन्स ऑफ माइनर्स की ट्रैफिकिंग का चार्जेस फेस कर रहा था, जो 2002 से 2005 के बीच के थे। इप्स्टीन नॉट गिल्टी प्लीड करता है और अगर कन्विक्टेड होता तो उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। 10 अगस्त 2019 को ट्रायल का इंतजार करते हुए जेफरी एनिस्टन अपनी प्रिजन सेल में ही मारा पाया जाता है और इसी के साथ एक आदमी मर जाता है, लेकिन सवाल, राज और विक्टिम्स की कहानियाँ जिंदा रहती हैं।